दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सौतेला बाप और जवान बेटी। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सौतेला बाप और जवान बेटी। मंजू की मां पूनम 3 साल पहले ही विधवा हो गई थी और उसे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उससे शादी कर सके, क्योंकि पूनम बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। लेकिन मंजू इस शादी से राजी नहीं थी, क्योंकि उसकी उम्र खुद शादी की हो चुकी थी। लेकिन उसकी मां को शादी करने का पक्का इरादा था। इसकी वजह यह थी कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके और अपने दुख सुख को अपने जीवन साथी के साथ बांट सके, क्योंकि मंजू की शादी के बाद पूनम एकदम अकेली हो जाती। इसीलिए उसे एक ऐसे व्यक्ति चाहिए था जिससे वह अपनी बातों को शेयर कर सके। लेकिन जब भी पूनम इस बारे में मंजू से बात करती तो मंजू यही कहती कि गली मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे माँ, आप इस उम्र में शादी करने के लिए कह रही हैं, आपको शर्म नहीं आती है। माँ कहती है, देख बेटा, मैं इसलिए शादी करना चाहती हूँ क्योंकि तेरी शादी के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, और तेरी शादी भी तो तभी होगी ना जब तेरे सर पर बाप का साया हो, क्योंकि मुझसे अकेले तेरी शादी नहीं हो सकती। ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं और ना ही कोई रिश्तेदार है। गरीबी के चलते हम लोगों को कोई पूछता तक नहीं। देख बेटा, तू शादी के लिए तैयार हो जा, नहीं तो मेरी जिंदगी जैसे तैसे ही कटेगी और मेरे चलते तू भी कभी खुश नहीं रह पाएगी। मंजू गुस्से से कहती है, ठीक है माँ, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो जाइए शादी कर लीजिए, लेकिन मैं कभी भी उस इंसान को अपने बाप का दर्जा नहीं दूंगी, क्योंकि उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मेरी माँ आप हैं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पूनम बोलती है, देख बेटा, सब ठीक हो जाएगा, इतना गुस्सा मत हो। अब पूनम को एक अच्छे से व्यक्ति की तलाश थी जो उसे ढेर सारा प्यार करे और वह व्यक्ति पूनम के इसी घर में आकर रहे, क्योंकि पूनम इस घर को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसकी जवान बेटी थी। पूनम को तो बहुत सारे रिश्ते मिले, लेकिन ऐसा कोई लड़का ही नहीं मिल रहा था जो पूनम के साथ उसी घर पर रहने के लिए तैयार हो। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद पूनम को एक ऐसा रिश्ता मिल ही जाता है। सुरेश नाम का एक आदमी था जिसकी पत्नी भी किसी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चली गई थी, और इत्तेफाक से सुरेश और पूनम की शादी हो जाती है। लेकिन मंजू सुरेश को देखना गवारा नहीं करती थी। उसने तो पहले ही कह दिया था कि मैं अपने पिताजी का दर्जा किसी दूसरे इंसान को कभी नहीं दे सकती हूँ। पूनम भी इस शादी से काफी खुश थी, क्योंकि सुरेश पूनम से बहुत प्यार करता था और उसकी सारी जरूरतों को भी पूरा करता था। सुरेश पैसे वाले था, लेकिन मंजू थी कि अपनी जिद पर ही अड़ी थी। सुरेश अगर मंजू को एक गिलास पानी भी मांगता तो वह उसे लाकर नहीं देती थी और ना ही सुरेश की इज्जत करती। कई बार पूनम उसे डांट भी देती, लेकिन मंजू पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन की बात है कि मंजू अपने माँ से कहती है, देखो माँ, मैं इस इंसान की कमाई नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि मैं इस सुरेश से नफरत करती हूँ। पूनम कहती है, बेटा, अपने दिल को इतना पत्थर मत बना, वह तुम्हारा बाप है, भले ही वह सौतेला है लेकिन वह तुम्हें बहुत प्यार करता है। मंजू बोलती है, नहीं माँ, मैं इस इंसान को एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेना चाहती हूँ, वह तो बस आपकी वजह से मुझे इस मनहूस इंसान को झेलना पड़ रहा है। देखो माँ, मैंने सोच लिया है, अब मैं कहीं काम करने जाऊंगी। पूनम मंजू से कहती है, नहीं बेटा, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मंजू फिर से अपनी माँ की बात नहीं सुनती है और कहती है, नहीं माँ, मैं इस इंसान की कमाई नहीं खा सकती हूँ, चाहे मैं भूखे ही क्यों न मर जाऊँ। पूनम के लाख समझाने के बाद भी मंजू नौकरी ढूंढने जाती है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती है। पूनम यह सारी बातें सुरेश को बताती है तो सुरेश कहता है, ठीक है, उसे अपनी नौकरी ढूंढने दो। कल होकर मंजू फिर से नौकरी ढूंढने के लिए जाती है। पूनम को पता नहीं था कि वह सुरेश मंजू का पीछा कर रहा है और ना ही मंजू इस बात से वाकिफ थी। मंजू खुशी खुशी घर आ जाती है, क्योंकि उसे एक ऑफिस में काम मिल जाता है। लेकिन मंजू इस बात से अनजान थी कि उसको यह नौकरी सुरेश की वजह से मिली है। लेकिन सुरेश भी इस बात को किसी को नहीं बताता है। एक बार की बात है कि सुरेश मंजू से एक गिलास पानी मांगता है, लेकिन मंजू उसे पानी लाकर नहीं देती है और कहती है, तुम भले ही मेरे माँ के पति हो लेकिन मेरे बाप नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई भी काम नहीं
करूंगी क्योंकि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो। सुरेश की नज़र नीचे झुक जाती है और उसके बाद वह कहता है, देखो मंजू बेटा, सारे इंसान ऐसे नहीं होते हैं जैसा तुम समझ रही हो। मैं भले ही तुम्हारा सौतेला बाप हूँ लेकिन तुम्हें अपनी बेटी जैसा समझता हूँ। मंजू फौरन कहती है, देखो अपनी गंदी जुबान से मेरी नाम भी मत लेना। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें कभी भी अपने बाप का दर्जा नहीं दे सकती। मंजू के आंखों पर जैसे पट्टी पड़ी हुई थी। वह सब नहीं देख रही थी कि सुरेश उसकी माँ पूनम से कितना प्यार करता है और उसकी सारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। यहाँ तक कि वह अपना घर बार छोड़ करके पूनम के साथ रह रहा था। लेकिन फिर भी मंजू को पता नहीं क्या हो गया था। उसे तो सुरेश नाम के आदमी से ही नफरत सी हो गई थी। एक बार की बात है कि पूनम सब्जियां खरीदने बाजार जाती है। सुरेश घर में अकेले रहता है। इत्तेफाक से मंजू भी ऑफिस से जल्दी घर आ जाती है। सुरेश मंजू से कहता है, देखो बेटा, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। मुझे पता है कि तुम इस बात से परेशान होके लोग क्या कहेंगे क्योंकि तुम्हारी माँ पूनम ने इतनी उम्र होने पर शादी कर ली। मंजू कहती है, देखो मुझे तुम्हारे कोई भी बात नहीं सुननी है। कुछ देर बाद पूनम भी आ जाती है। रात हो जाती है। पूनम मंजू के कमरे में जाती है और कहती है, देखो बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी अब शादी कर लो। मंजू कहती है, हाँ माँ, शादी तो करनी है लेकिन मुझे एक अच्छे लड़के की तलाश है। अगर उस तरह का लड़का मिल जाएगा तो मैं भी शादी कर लूंगी। सुबह हो जाती है। तभी सुरेश पूनम से कहता है, मेरे नज़र में मंजू के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का है। इन दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी रहेगी। लड़का भी बहुत अच्छा है, अच्छे पैसे भी कमाता है, अपना घर भी है। मंजू वहीं पर बैठी रहती है और कहती है, आप कौन होते हैं मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? मैंने कितनी बार कहा है कि आप मेरे कोई नहीं हैं। पूनम कहती है, बेटा, लड़के को देखने में क्या हर्ज है? अगर सुरेश कह रहे हैं तो लड़का अच्छा ही होगा। सुरेश कहता है, हाँ, लड़का बहुत अच्छा है, वह मेरे दोस्त का ही बेटा है। मंजू बिल्कुल चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह ऑफिस चली जाती है। उसी दिन उसके ऑफिस में एक नया स्टाफ आ जाता है जिसका नाम था सुमित। वह मंजू के बगल में ही बैठकर कंप्यूटर से काम कर रहा था। कुछ दिनों बाद मंजू और सुमित की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। धीरे धीरे उन लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ने लगता है। मंजू सुमित को प्यार करने लगती थी और सुमित भी उसे बहुत प्यार करता था। मंजू ने सुमित के बारे में अपने माँ पूनम को बताया और कहा कि सुमित के घर वाले को मैं पसंद हूँ, अगर आप कह दीजिएगा तो हम दोनों की शादी हो जाएगी। पूनम बोलती है, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारी खुशी में तो हमारी खुशी है। कुछ दिनों बाद मंजू और सुमित की शादी हो जाती है। दोनों अपने शादी से काफी खुश थे लेकिन मंजू अभी भी इस बात से अनजान थी कि उसका पति सुमित सुरेश के दोस्त का बेटा था, जिसे सुरेश ने ही उस ऑफिस में कुछ दिनों के लिए भेजा था ताकि मंजू की मुलाकात सुमित से हो सके। मंजू आज भी सुरेश से नफरत करती थी लेकिन उसे पता नहीं था कि सुरेश ने उसकी कितनी मदद की है। सुरेश यह सारी बातें पूनम को बता देता है और उसे कुछ ही दिनों बाद सुरेश को किसी जरूरी काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है। सुरेश के बाहर जाने के बाद पूनम बेचारी अकेले हो जाती है और उदास रहने लगती है। तो वह सोचती है, क्यों ना मैं मंजू को यहाँ कुछ दिनों के लिए बुला लूं ताकि मेरा भी मन बहल जाएगा। पूनम ने ऐसा ही किया। मंजू अपने मायके चली आती है। पूनम मंजू से कहती है, बेटा, तू शादी से खुश तो है ना? मंजू कहती है, हाँ माँ, सुमित बहुत अच्छे हैं और इनके परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। मेरी सास तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानती है। पूनम बोलती है, चल बेटा, अच्छी बात है। हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे। मंजू कहती है, अचानक से आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया माँ? तो पूनम कहती है, सुरेश के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेले हो गई थी बेटा, इसीलिए मैंने तुमको यहाँ बुला लिया ताकि मेरा दिल भी थोड़ा बहल जाए। मंजू कहती है, कितनी बार मना किया है ना माँ मैंने, उस मनहूस का नाम मेरे सामने मत लिया करो। ठीक ही हुआ कि वह इंसान यहाँ से चला गया, मैं उसके परछाई से भी दूर रहना चाहती हूँ। पूनम रोने लगती है और कहती है, बेटा, तू जो इस इंसान को बुरा भला कह रही है वह हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। मंजू कहती है, वह आपके लिए भगवान होंगे, मेरे लिए नहीं। उतने में ही पूनम कहती है, नहीं बेटा, तुम्हारे आंखें पर तो नफरत की पट्टी बंधी है, जरा उस पट्टी को हटाकर सुरेश को देखो, तुम्हें सब साफ साफ दिखने लगेगा। मंजू कहती है, आप तो ऐसे बोल रही हैं माँ जैसे कि सुरेश ने मेरे ऊपर कोई एहसान कर दिया हो। पूनम कहती है, हाँ बेटा, यह एहसान नहीं तो क्या है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें नौकरी मिलना या कोई इत्तेफाक था और कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी मुलाकात सुमित से होना, यह भी कोई इत्तेफाक
इत्तेफाक था? अरे नहीं बेटा, तुमने सुरेश को पहचानने में बहुत देर कर दिया। वह भले ही तेरा सौतेला बाप है, लेकिन तुझे अपनी बेटी की तरह चाहता और मानता है। मंजू कहती है, क्या तुम सच कह रही हो माँ? पूनम कहती है, हाँ बेटी, वह सुरेश सच में हम लोगों के लिए भगवान का रूप है। मंजू खूब रोने लगती है और पूनम से कहती है, माँ प्लीज़ आप अभी पापा को कॉल लगाइए, मुझे उनसे बात करनी है। मैं सच में नफ़रत की पट्टी अपनी आंखों में बांधकर बिल्कुल अंधी हो गई हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस इंसान को इतनी गंदी निगाह से देखती हूँ वह इंसान मेरे लिए इतना सोचता है। पूनम भी रोने लगती है और सुरेश के पास फ़ोन लगाती है। कॉल उठाते ही मंजू सुरेश को पापा कहकर यह कहती है, क्या आप जल्दी से घर आ सकते हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है, तभी जाकर मेरा जी हल्का होगा। सुरेश 2 दिनों बाद घर वापस आ जाता है। मंजू कहती है, देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। माँ मुझे बार बार समझाती थी कि तुम्हारे पिताजी ऐसे नहीं हैं, लेकिन मैं ही थी कि समझने को तैयार नहीं थी। इसीलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। सुरेश कहता है, कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन आज के बाद इतना याद रखना कि हर सौतेला बाप एक जैसा नहीं होता। और हाँ, इस दुनिया में तुम्हें हर तरह के लोग मिलेंगे, जो अपने होकर भी पराये होते हैं और पराये होकर भी अपने होते हैं। इसीलिए बेटी, तुम्हें यह फैसला करना है कि मैं पराया होकर अपना हूँ या फिर अपना होकर पराया। इसीलिए दोस्तों, हम लोगों को भी अपनी आंखों पर काली पट्टी नहीं बांधनी चाहिए और ना ही किसी इंसान में बुराई ढूंढनी चाहिए। और हाँ, शादी करना कोई गलत बात नहीं है, चाहे यह बुढ़ापा में ही क्यों ना हो, क्योंकि भगवान को जायज़ रिश्ते पसंद है, नाजायज़ नहीं। और पूनम और सुरेश की तो रिश्ता जायज़ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपके साथ फिर से एक ऐसे ही कहानी के साथ।